वेलकम बैक। बैंक में कस्टमर फर्स्ट, क्योंकि आरबीआई की कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं बैंकिंग सर्विसेज को सुधारने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए और ऐसा करने के लिए जहां कस्टमर को, ग्राहक को राइट टू कंप्लेंट मिले, उसे अपने अधिकार मिले और बेहतर बैंकिंग सुविधाओं का वो अनुभव ले। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कही गई है इस सिफारिशों में वो है चार्जेस को लेके। नाना प्रकार के चार्जेस बैंक के अंदर होते हैं, कुछ छोटे चार्जेस, कुछ बड़े चार्जेस, कुछ नोन चार्जेस, कुछ समटाइम अननोन चार्जेस। हालांकि कहीं ना कहीं वो मेंशन होते हैं लेकिन आम ग्राहक को उस तरीके से पता नहीं होता। पंकज साहब, ये कितनी बड़ी समस्या है? क्योंकि ये मैंने कई लोगों से सुना है, अलग अलग लेवल पे लोग शिकायत करते हैं कि भाई ये चार्जेस लग गए, बैंक डिमांड ड्राफ्ट के लिए अलग, चेकबुक इशू के लिए अलग, रिटर्न के लिए अलग, सर्टिफिकेट के लिए अलग, एसएमएस का भी पैसा कट गया। सर्टेन टाइम ये ग्राहकों को बहुत चुभता है। कितना सही इन्हें रैशनलाइज करना? बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि चार्जेस जो हैं, एक तो बहुत सारे चार्जेस हैं और ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि ये अकाउंट के हिसाब से एक ही बैंक में अब अलग अलग कैटेगरी के अकाउंट्स होते हैं और उन कैटेगरी के हिसाब से कुछ ग्राहकों को हो सकता है चार्जेस लगे और कुछ को हो सकता है नहीं भी लगे। तो इस तरह से यहां पर कुछ भी अभी तक मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बहुत सारे बैंक्स में अलग अलग कैटेगरी के अकाउंट्स हैं, यानी सेविंग्स बैंक अकाउंट है उसमें भी कैटेगरी है कि आपको मिनिमम कितना बैलेंस रखना है, तो क्या सुविधाएं आपको फ्री मिलेंगी और किन पर चार्ज लगेंगे। दूसरी बात, एसएमएस को लेकर भी अलग अलग बैंक के अलग नियम हैं। कुछ बैंक्स में अभी भी मिनिमम 5 रुपीज पर मंथ का चार्ज लगता है, जबकि आप कोई भी आपको एसएमएस आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, मतलब कि वो अकाउंट हो सकता है कि ऑपरेट ना हो रहा हो तो भी मिनिमम 5 रुपीज पर मंथ चार्ज लगता है। जबकि बहुत सारे बैंक्स ने अब रियल बेसिस पर, यानी कि अगर एसएमएस जाएगा तो उसके लिए चार्ज लिया जाएगा, तो वो भी सुविधा है। उसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस का भी चार्ज लेते हैं। तो बहुत सारे चार्जेस तो हैं जो कस्टमर को पता भी नहीं चलते हैं। वो साल के एंड में अगर स्टेटमेंट चेक करेंगे तो मालूम चलेगा कि छोटे छोटे 5 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए के रूप में बहुत सारे पैसे कटते रहते हैं। तो अगर इन चार्ज के को लेकर एक यूनिफॉर्मिटी हो और कस्टमर्स को इसके बारे में पता हो और चार्जेस जो जेन्युइन है उतने ही लगाए जाएं, ये नहीं कि आप किसी भी चीज के लिए चार्ज लगा लें, तो मेरे हिसाब से काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि बात 5-10 रुपए की होती है, बट जब टोटल आप देखते हैं तो काफी बड़ा हो जाता है। मुकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बख्शी साहब क्विक कमेंट, क्योंकि आपने बैंक हैंडल किया है पूरा। क्या ये बैंक की कमाई का जरिया होता है, बैंक के लिए मैंडेटरी होता है? क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि बैंक के खर्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको सारी सुविधाएं अपने खर्चे पे दे देगा, लेकिन क्या इन्हें थोड़ा रैशनलाइज किया जा सकता है? देखिए, चार्जेस, सेवाओं के लिए चार्जेस लेना एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो कि डिक्लेयर्ड है, जो कि कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, पहली बात वो नाजायज नहीं कहलाया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, एग्जॉर्बिटेंट है और ग्राहक को जिस तरह से बताया गया उस तरह से ना लगाकर चार्ज किया जा रहा है, तो देखिए, अब कस्टमर ए बैंक में खाता खोलता है या बी बैंक में खाता खोलता है, उसके खोलने के कई उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई ये मेरे नजदीक है, या इसमें मुझे ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, इसमें मेरे को ज्यादा बेटर सर्विस मिलती है, तो उसके लिए थोड़े बहुत चार्जेस अगर होते हैं, तो जो इस कमिटी ने कहा है वो ये कहा है कि चार्जेस, और ये आपकी बात और पूर्व वक्ता की बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं ग्राहक का दर्द है ये, तो इसलिए कमेटी ने ये कहा है कि आरबीआई जब बैंकों का सुपरवाइजरी रिव्यू करता है तो उस समय देखे कि वो उनके चार्जेस का शेड्यूल क्या है, उसमें एग्जॉर्बिटेंट तो नहीं है, कोई अनजस्टिफाइड चार्जेस तो नहीं है, जिससे कि एक सिस्टम लेवल पर। ठीक है सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, बट गॉट योर पॉइंट कि ये देखा जाए कि एग्जॉर्बिटेंट तो नहीं है, वो रैशनल है, उसको लिया जा सकता है, तो ठीक है, और ग्राहक को पिंच ना हो। मुकेश साहब, जो एक बड़ा पॉइंट इन्होंने कहा और वो बहुत लोगों का पेन होता है कि आपने किसी बैंक से लोन लिया, होम लोन लिया, और 10, 15, 20 साल बाद जब आप कागज लेने जाते हैं या बीच में कभी आप घर बेच रहे हैं और वो कागज आपको चाहिए होता है, वो बहुत टीडियस प्रोसेस होती है। क्या वो भी एक क्विक प्रोसेस करना, जो ये रिकमेंडेशन आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ को सुधार में लाना चाहिए? जी बिल्कुल, कई बार देखा गया है कि अगर कोई भी कंज्यूमर अपने होम लोन को क्लोज करने के बाद या फिर अपने लोन को कभी किसी दूसरे बैंक से
एक बैंक से दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करा रहा है तो जो दस्तावेज होते हैं प्रॉपर्टी के उनको मिलने में अमूमन 10 से लेकर के 20 दिन लग जाते हैं, जो कि हर बैंकों का एक एडवाइस ये है कि जैसे एक HDFC बैंक या कोई भी XYZ बैंक है, एक सेंट्रलाइज प्लेस हो और एक टैक्स से निर्धारित किया जाए कि अगर पेमेंट आने के बाद, लोन फोरक्लोज होने के बाद एटलीस्ट जो मिनिमम टाइम है 1 वीक, 4 दिन, 5 दिन, इस दिन के दायरे के अंदर में अगर कंज्यूमर को उसके दस्तावेज सही टाइम पे मिल जाए तो वो बहुत बड़ा मूव होगा किसी भी कंज्यूमर के लिए, क्योंकि वो 15 दिन 20 दिन सिर्फ चक्कर ही काट रहा होता है। अच्छा अभी यहाँ है, अभी सर मिल नहीं रहा, वॉल्ट किसी और के हैंडल में है, तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं जिसके वजह से कंज्यूमर परेशान होता है। जी, तो चलिए, क्योंकि ये बैंकिंग एक इतना बड़ा क्षेत्र है और समस्याओं का भी इतना बड़ा दायरा है कि अगर चर्चा करें तो कई घंटे निकल जाएं, लेकिन समय सीमित है। बट हाँ, आरबीआई की तरफ से ये सिफारिशें हैं, अभी फिलहाल सिफारिशें हैं, इस पर सबकी राय ली जाएगी और इन सिफारिशों को, जैसे बख्शी साहब ने शुरू में कहा कि सिफारिशें तो लंबे अंतराल से चली आ रही हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन कैसे होते हैं इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं इस बार सिफारिशें जिस ढंग से आई है, जिस तरीके से आई, एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज शायद बैंकिंग सिस्टम में आ सकता है, जो बैंक और ग्राहक दोनों के फायदे को होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।